जो दूध से भरा हुआ था। उसने वह गिलास चंदू को दिया। चंदू ने मेहमान नवाजी समझकर सारा दूध पी लिया। जैसे ही उसने गिलास नीचे रखा, वहीं एक बिल्ली आई और उस गिलास को मुंह में दबाकर चंदू के जहाज में ले गई और वहीं रख दिया। चंदू को इसका बिल्कुल पता नहीं चला। अब जैसे ही वह वहां से जाने के लिए उठा तो उस सुंदर स्त्री ने कहा, अतिथि महोदय, जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। चंदू ने वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, लेकिन वहां गिलास था ही नहीं। असल में वह सुंदर स्त्री भी एक ठगनी थी जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगा करती थी। चंदू कहता रहा कि उसने गिलास यहीं रखा था और वह औरत कहती रही कि उसने गिलास चुराकर अपने किसी साथी को जहाज तक पहुंचा दिया है। अब उन दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। उस स्त्री ने भीड़ को देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन चंदू अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की तो मैं तुम्हें किस बात के सोने के सिक्के दूं। तभी वहां से कोतवाल गुजरा। कोतवाल ने जब सारी बात सुनी तो उसने कहा कि मैं अभी तुम्हारी तलाशी लेता हूँ। कोतवाल ने जब चंदू की तलाशी ली तो सोने का ग्लास उसके पास नहीं मिला। तब वह सुंदर महिला बोली, कोतवाल साहब, इसने किसी के जरिए मेरा सोने का गिलास अपने जहाज में छिपा दिया होगा, इसलिए इसके जहाज की तलाशी ली जाए। कोतवाल जब चंदू के जहाज की तलाशी लेने गया तो वहां उसे सच में सोने का गिलास मिल गया। ये देखकर कोतवाल ने चंदू को गिरफ्तार कर लिया और वहां के राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने चंदू को 6 महीने की सजा सुनाई और उसका जहाज भी जब्त कर लिया। 6 महीने जेल में रहने के बाद जब चंदू छूटकर बाहर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गरीब और असहाय की तरह चंदू सड़कों पर भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने चंदू से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो? चंदू ने अपनी पूरी कहानी उस आदमी को बता दी। वह आदमी चंदू की हालत पर बहुत दया से भर गया। उसने कहा, भाई, यह ठगों की नगरी है। जो एक बार इसमें फंस जाता है उसका निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर, तुम्हारे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है, चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट पालता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का भेष बनाकर मेरे साथ नाचना, मैं गाऊंगा। इस तरह हम दोनों 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे, वरना यहाँ जिंदा रहना मुश्किल है। अब चंदू के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, सो उसने उस आदमी की बात मान ली और औरत का भेष बनाकर उसके साथ नाच गाना शुरू कर दिया। इसी तरह 8 महीने गुजर गए। उधर तारा अपने पति चंदू का इंतजार कर रही थी। 8 महीने बीत जाने के बाद भी जब चंदू वापस नहीं आया तो तारा ने अपने सास ससुर से कहा, पिताजी, मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ। सेठ रघुनाथ बोले, बहू, तुम इतने बड़े संसार में उसे कहाँ ढूंढोगी? मैं ही उसे ढूंढ लाऊंगा। तारा ने कहा, नहीं पिताजी, आपकी उम्र हो चली है, आप घर पर ही रहिए। मेरे पति मेरी वजह से ही घर से निकले थे, इसलिए उन्हें वापस लाना मेरा ही कर्तव्य है। आप बस मुझे पानी के 2 जहाज और कुछ धन दे दीजिए ताकि मैं उन्हें वापस ला सकूं। रघुनाथ सेठ ने पानी के 2 जहाज और बहुत सारा धन बहू को दे दिया और आशीर्वाद देकर बेटे को वापस लाने की अनुमति दे दी। तारा के जाते समय ससुर ने कहा, बेटी, अकेली मत जाना, हमारे पास 5 विश्वस्त आदमी हैं, उन्हें साथ ले जाओ, और एक पालतू कुत्ता भी जो तुम्हारे इशारे पर अपनी जान देने को भी तैयार होगा। तारा ने ससुर की बात मानकर वे 5 आदमी और कुत्ता साथ ले लिया और जहाज पर बैठकर अपने पति चंदू को ढूंढने निकल पड़ी। 4 दिन तक जहाज समंदर में चलता रहा। 5वें दिन जहाज एक बंदरगाह पर रुका। तब तारा ने मर्दाना भेष धारण किया और जहाज से उतरकर अपने आदमियों के साथ उस नगरी का जायजा लेने लगी। तारा ने अपने आदमियों से कहा, मुझे लग रहा है कि मेरा पति इसी नगरी में है, तुम सब यहीं जहाज में रहकर मेरा इंतजार करना, मैं अकेले ही अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। तभी अचानक वही एक आंख वाला आदमी तारा के पास आ खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए, तुम्हारे पिताजी तो बड़े ही तेज निकले। तारा ने उस आदमी को देखा तो उससे पूछा, काका, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब वह एक आंख वाला आदमी बोला, बेटा, पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। 10,000 रुपए में मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी। अब बेटा हो या बाप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी आंख वापस चाहिए। लो, अपने 10,000 रुपए और मेरी आंख मुझे लौटा दो। तारा यह सब देखकर समझ गई कि यह जरूर कोई ठग है और वह ठग नगरी में ही पहुंच गई है। उसे यह भी लगा कि शायद उसका पति भी इन्हीं ठगों के बीच कहीं फंसा हुआ होगा। तारा ने कुछ देर सोचा और इशारा करके अपने साथियों से कहा, भाइयों, काका की आंख जहाज पर ही कहीं रखी है, जरा ढूंढ कर लाओ। उसके आदमियों ने कुछ देर जहाज पर ढूंढने का नाटक किया और फिर आकर बोले, हुजूर, वहां तो बहुत सारी आंखें रखी हुई हैं, लेकिन काका की आंख के मेल वाली आंख हमें मिल ही नहीं रही है। यह सुनकर तारा बोली, अच्छा, इनके मेल की आंख नहीं मिल रही है तो ऐसा करो कि एक चाकू लेकर आओ और काका की यह दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज में ले जाकर मेल करके काका की आंख ला कर दो। अब वह एक आंख वाला आदमी यह सुनकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो,
मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे कोई आंख वांख नहीं चाहिए। इतना कहकर वह वहां से दौड़ गया। ये सब देखकर तारा के साथियों ने तारा से कहा, हुजूर, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, इसलिए हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। तारा ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपने 2 साथियों को साथ चलने के लिए कहा। बाकी 3 साथियों से कहा, हमारे जहाज की भी तो रखवाली करनी है, सो तुम वहीं जहाज में छुप कर बैठे रहो, पालतू कुत्ते के साथ। इतना कहकर तारा अपने 2 साथियों को लेकर आगे नगरी की तरफ बढ़ गई। जब तारा नगरी के द्वार पर पहुंची तो सामने से एक टांग पर लंगड़ाते हुए एक आदमी चलकर उसके पास आया और उलाहना देते हुए बोला, क्या इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए? पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे तब मैंने अपनी एक टांग उनके पास गिरवी रखी थी। खैर बेटा हो या बाप, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। मेरी टांग मुझे लौटा दो और अपने 8000 ले लो जो मैंने तुम्हारे पिताजी से लिए थे। तारा समझ गई कि उसे फिर से ठगने की तैयारी हो रही है। उसने विनम्रता से कहा, काका, हमारे जहाज पर बहुत सारी टांगे लदी हुई हैं, पता नहीं पिताजी ने किस किस की टांग गिरवी रख रखी है। अब तुम्हारी टांग कौन सी है?